नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, कल के लेक्चर में जो एनवायरमेंटल इशू से जुड़ा हुआ टॉपिक था इकोलॉजी और एनवायरमेंट से, उसमें हमने कल के लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में से ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने कल डिस्कस किया और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में जाना और प्रमुख कारकों के बारे में कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा नॉलेज स्ट्रीम के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जो हमारा मेन फोकस एरिया होगा वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर होगा और जो हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है और इससे जुड़े हुए कुछ जो प्रॉब्लम्स एक ग्लोबल स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा वातावरण फेस कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग के से जुड़े हुए जो प्रमुख संस्थाएं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो उन पर रिसर्च करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो एक रिजल्ट है वो है ह्यूमन प्रैक्टिसेस का, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं जिनका हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी जितनी गैसें हैं उनके बारे में हम लेक्चर में एक थ्रोली डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और किस किस गैस का प्रभाव कितना अधिक होता है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं, जो धरती से जो या ऊर्जा की जो रिलीज होता है उसको वो ट्रैप कर लेते हैं और वापस धरती पर भेज देते हैं। इसी को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से धरती का वातावरण और ज़्यादा गर्म होता चला जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज भी इसी ग्रीन हाउस से इफेक्ट का परिणाम है। और जो बेसिकली जो अल्टीमेटली जो रीजन है वो ह्यूमन प्रैक्टिसेस है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर हम जो नासा की एक रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो नासा के 134 साल के रिकॉर्ड में अगर हम 16 सबसे गर्म साल की हम बात कर रहे हैं तो वो 2000 के बाद से आई हैं। इट इज स्टडी डन बाय नासा। और ये भी बोला गया कि लगभग पिछले 50 वर्षों में जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हुए हैं उनमें से जो औसत तापमान है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो रहा है और बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है। इट इज ए स्टडी डन बाय द नासा इन हिज पेपर पब्लिश बाय द नासा। और 16 सबसे गर्म साल 2000 के बाद आए। इट इज ए इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम बात करते हैं जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और इससे जुड़ी और वातावरण से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक कराती हैं और रिसर्च और स्टडी का कार्य करती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि जो एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये पैनल इस्टेब्लिश किया गया था। ये 1988 में किया गया था और इसके पीछे दो ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी जो इसको इस्टेब्लिश करने में। वो थी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी UNEP। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक पैनल का गठन किया था जिसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। और ये जो अपना ध्यान केंद्रित करती है जो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े मुद्दे हैं उन पर, और लोगों के सामने विभिन्न तथ्य और रिसर्च पेपर्स वगैरह से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बातें सामने रखते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हैं और क्लाइमेट चेंज को एनहेंस करने में एक प्रमुख कारक के रूप में उभरते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान क्या है? बेसिकली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1950 में, लगभग 70 साल पहले। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हैं गेरहार्ड एड्रियन और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, गेरहार्ड एड्रियन। और ये जो WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बेसिकली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि WMO इज ए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो सेकंड इंस्टीट्यूशन है जुड़ा हुआ था IPCC गठन से, तो उसकी बात करते हैं तो वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और ये इसका गठन जो हुआ था वो 5 जून 1972 में हुआ था।
और इसके गठन को ही हम इम्पोर्टेंस देने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाए जाते हैं 5 जून को। और इसका जो हेडक्वार्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नैरोबी केन्या में स्थित है। और जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंगर एंडरसन है, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये अब हेड, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो WMO और UNEP ये ऑर्गेनाइजेशन है जो IPCC से जुड़े हैं और जिन्होंने इसको गठन किया था 1988 में। वहीं हम बात कर लेते हैं कि IPCC हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो IPCC की जो रिसर्च हुआ पेपर वगैरह से पब्लिश करती है और जो योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े मुद्दों को प्रकाश में लाने के लिए, तो उसके अनुसार जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल की अगर बात करते हैं तो वो 280 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन के जो लेवल था प्री इंडस्ट्रियल एरा की अगर हम बात करते हैं 1780 का जो एरा होता है यानी 18th सेंचुरी वाला जो पीरियड था, उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो 280 ppm के आसपास था, जो कि अब बढ़कर 350 ppm के आसपास हो चुका है। इट इज ए बेसिकली लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम ये ग्राफ में देख सकते हैं, जो नीला वाला ग्राफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को इंडिकेट करता है और लगभग इस समय जो प्रेजेंट कंडीशन है वो लगभग 400 के आसपास ppm हो सकता है। मतलब जो ग्रोथ हुई है, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा की बात करते हैं और प्रेजेंट की बात करते हैं तो लगभग 30% का इंक्रीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का वातावरण में। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, जैसे वाटर वेपर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो गया, इस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है जो लगभग 280 ppm के आसपास था वो बढ़कर लगभग 500 ppm के आसपास इस समय हो चुका है। तो ये स्टेटस है जिसकी वजह से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके बाद से जो वातावरण को कितना इफेक्ट पड़ा है जो हमारे जो एफ्लुएंट गैसेस वगैरह होती हैं उसकी वजह से। वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, जो कि पेट्रोल, डीजल और कोल वगैरह जो भी जीवाश्म ईंधन है जो कि लार्ज स्केल पर ग्लोबल लेवल पर यूज होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, तो जो भी ये इनका जो कम्बशन होता है वो लगभग 102% की दर से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में जो इंक्रीज हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। जो भी हमारा फ्यूजल फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो हानिकारक गैसें रिलीज होती हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसें हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं और हीट है जो बेसिकली उसको ट्रैप करती हैं और उसको रिटेन करती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो लगभग प्रति वर्ष 1 से 2% का जो एडिशन होता है वो इन्हीं फॉसिल फ्यूल के बढ़ने से वजह से हो रहा है। वहीं IPCC ने यह भी एस्टिमेट लगाया कि अगर इसी रेट से जो अभी एक रेट चल रहा है फॉसिल फ्यूल बर्निंग का या इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस चल रहा है उसी वजह से अगर यही स्पेस रहा, यही पेस रहा और अगले 100 साल में जो है ये टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इंक्रीज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इट इज एस्टिमेट दैट टेम्परेचर विल इंक्रीज अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। अगर हम और प्रभावों की बात करते हैं, बेसिकली अगर स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि IPCC एस्टिमेट द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की हम बात करते हैं, यानी जो ग्लेशियर हैं उनका पिघलना ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है। अर्ली स्नोमेल्ट, जो स्नो मेल्ट है वो भी जो अपने एक उनका जो पीरियड होता है जो मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से वो चेंज हो रहा है और अर्ली स्नो मेल्ट हो रहा है। और वहीं पर अगर सभी ड्रॉट की बात करते हैं, जैसे सूखा होता है हमारे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट में, हमने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पर सूखे की गंभीर समस्या है। इट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड जो मोस्ट और अफेक्टेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है वो है वाटर शॉर्टेज। और हमारे जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पर एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो कमी हो रही है वो भी डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। और फॉरेस्ट फायर, जैसे कि हमने रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हुई, या ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की, वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो जो हर साल ये इंसिडेंट हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। यानी पिघलते ग्लेशियर हो गए या जल्दी बर्फ पिघलना
गंभीर सूखा या पानी की कमी होना और जंगल की आग, ये सारे जो प्रभाव हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के ही इफेक्ट हैं। वहीं हम कुछ और प्रभाव की अगर बात करते हैं तो राइजिंग सी लेवल विल लीड टू कोस्टल फ्लडिंग। जैसे कि हमने अब डिस्कस किया कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे जो ग्लेशियर हैं वो अपने समय से पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रेट से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। और जो रीजन हो सकता है कि जो हमारे कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर पानी का इंडेंडेशन हो और उस तरीके से तटीय बाढ़ आ जाए, ये एक प्रमुख कारण हो सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की वजह से और राइजिंग सी लेवल की वजह से, यानी समुद्र का जल स्तर बढ़ने से। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे जो समुद्र हैं, खासकर अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर की, हम बात करते हैं हिंद महासागर की बात करते हैं, वहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनके समुद्र में डूबने की पूरी आशंका जताई जा रही है और अगले 100 साल में उनका जो एक पहचान है वो भी गंभीर खतरे में पड़ता दिख रहा है। फिर चाहे कोमोरोस हो, चाहे सेशल्स हो या मालदीव की बात करें जो इंडियन ओशन में है, वहीं अगर आप प्रशांत महासागर में मेलानेशियन और पोलिनेशियन कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करें तो उनके जो एग्जिस्टेंस हैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वो रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग है और एनवायरमेंटल चेंज है। वहीं अगर और तो प्रमुख प्रभाव उनके बारे में बात करते हैं तो फॉरेस्ट, फार्म और सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं विल फेस अ न्यू पेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं जो अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा होगा पिछले कुछ महीनों में जो लोकस्ट अटैक हो रहा है, टिड्डियों का जो प्रभाव हो रहा है, चाहे वो इजिप्ट से स्टार्ट होते हुए ईरान होते हुए पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उसका प्रभाव देखा जा रहा है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। इसकी वजह से वो टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में हमारी फसलों को नुकसान कर रही हैं और जो हमारा अन्न है उसकी भी कमी उसकी वजह से हो पा रही है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी इज ए मेजर इशू। और ऑल दीज आर बेसिकली इज ए इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न्यू पेस्ट का जनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट, चाहे वन हो, चाहे खेत हो, चाहे शहर हो, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स इज ए मेजर इशू जो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम जो पीक गर्मी वाला पीरियड होता है, चाहे वो मार्च अप्रैल वाला, मई वाला पीरियड होता है, हम जो सेंट्रल एशियन जो स्टेट है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना, वहाँ पर हीट वेव्स की हमें काफ़ी खबरें मिलती हैं। चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऐसे कुछ रीजन है, चाहे अफ्रीका की बात करते हैं जहाँ पर हीट वेव्स की एक बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंट और धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है और ऑल दिस आर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। वहीं बात करते हैं हैवी डाउनफॉल। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी कभी अगर हम मुंबई फ्लड की हम बात करते हैं या उत्तरांचल फ्लड की बात करते हैं, चाहे वो लेह और लद्दाख की बात करते हैं, जो हाई डाउनफॉल होता है यानी बहुत बड़ी मात्रा में बारिश होती है और बाढ़ का सामना करना पड़ता है, ये भी एक इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और जिसकी वजह से जो फ्लडिंग होती है और जिसकी वजह से जान माल की जितना नुकसान होता है, इट इज ऑल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर एरिया है और जो हमारा फिशरीज इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की जो फूड सिक्योरिटी है उसकी वजह से इनको ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और हमारी जो पॉपुलेशन उसके एग्जिस्टेंस के पर भी एक सवाल और क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है। वहीं अगर कुछ और प्रभाव की हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो डिसरप्शन हो रहा है हैबिटेट में, सच कोरल रीफ की अगर हम बात करते हैं तो जो एक समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है जिसको प्रवाल भित्ति हिंदी में बोले जाता है, बेसिकली एक साधारणतः प्रवाल श्रेणियां हैं और जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में यानी ट्रॉपिकल जो सीज है, जो समुद्र है उसके जो साफ पानी वाले एरिया में इनका जो एग्जिस्टेंस होता है और मेनली ये जो कंसंट्रेटेड है प्रशांत महासागर में कंसंट्रेटेड है और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ये समुद्र के जीवों की छोटी छोटी बस्तियां होती हैं और जिन पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके एग्जिस्टेंस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, उनका एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ रहा है और ये जो कलर है वो धीरे धीरे उनका कलर डिग्रेड हो रहा है और डिकलराइजेशन की तरफ ये कोरल रीफ अग्रसर है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और जो अल्पाइन घास के मैदान है जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके एग्जिस्टेंस पर भी खतरा आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और उनके जो वाइल्ड लाइफ की जो डाइवर्सिटी है अगर हम उसकी बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जीव जो है एक्सटिंक्ट के कगार पर पहुंच हो चुके हैं यानी विलुप्त होने के कगार पर।
पहुंच चुके हैं। तो ये बेसिकली जो सारा चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नोक एंड कॉर्नर ऑफ द अर्थ, यानी धरती के किसी भी कोने में अगर हम बात करते हैं, तो चाहे वो जीव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, तो पहाड़ हो या पर्वत हो, सारी चीज़ों पर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसकी वजह से अल्टीमेटली जो इफेक्ट आ रहा है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर आ रहा है, और इसको कंटेन करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज के युग में। अगर हम अगर बीमारियों की बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या डिजीजेस क्रिएट हो रही हैं, तो एलर्जी और अस्थमा, इन्फेक्शियस डिजीज इसका प्रमुख कारण हो सकता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम अपने आसपास के एरिया में कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पोलन प्रोड्यूसिंग रैगवीड इस तरीके की वनस्पतियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये बेसिकली एक निवास स्थान के रूप में ये क्रिएट हो रहे हैं जो रोगजनक कीटाणु, जीवाणु या मच्छरों के लिए, और इन्हीं में ये जीवाणु, कीटाणु, मच्छर पलते हैं जो कि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाते हैं। और डिफरेंट बीमारियां जो होती हैं, जैसे एलर्जी, अस्थमा वगैरह हो गया, इनको प्रोड्यूस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बेसिकली जो रैगवीड होते हैं, इस तरीके की वनस्पति जो आसपास के घरों में हम देख लेते हैं, जहाँ पर खाली प्लॉट वगैरह पड़े हुए हैं या ग्राउंड है, मैदान में, वहाँ पर इस तरीके की वनस्पतियाँ देखने को मिल रही हैं। ये बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है उसी का ही परिणाम है। और जैसे कि हम जानते हैं, जो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो जो वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, उनके जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। उसकी वजह से वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और एनिमल और ह्यूमन जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से जूनोटिक डिजीज जो है वो ज़्यादा उनका एग्जिस्टेंस सामने आ रहा है। चाहे हम इबोला वायरस की बात कर लें, चाहे जीका वायरस की बात कर लें, चाहे प्रेजेंट कंडीशन में जो कोरोना वायरस है वो भी बात कर लें, वो भी बेसिकली एक इंटरेक्शन है ह्यूमन और एनिमल का, जो कि उनके हैबिटेट बेसिकली जो खत्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये जूनोटिक डिजीज, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव है, और जिसकी वजह से हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आज के युग में फेस कर पा रहे हैं। दोस्तों, तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, कौन कौन सी संस्थाएं उनके द्वारा जो स्टडी की गई है और जो रिपोर्ट सामने लगी उनके बारे में डिस्कस किया, और डिफरेंट कारण और जो रिपरकेशन है, रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग का ह्यूमन बीइंग के ऊपर, जो एनिमल और वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपके लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।